रैखिक समीकरण भाग 1, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। पिछली कक्षा में आप वेरिएबल्स के बारे में यानी चर राशियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। चर राशि मतलब वे राशियां जिनका मान परिवर्तित किया जा सकता है या जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। इनको हम अंग्रेजी के स्मॉल या कैपिटल लेटर जैसे एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके पाठ में जैसे दिया गया है कि दो चरों का रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर कोई भी दो वेरिएबल्स के बारे में आपसे बात किया जाएगा। मान लीजिए एक वेरिएबल आपको x दिया जाएगा और एक वेरिएबल आपको y दिया जाएगा। जब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो टू वेरिएबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या इनके जो भी मान हो, वैल्यू हो, उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर दो इक्वेशन के बारे में भी दिया जाएगा, तभी हम किसी चीज को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि कैसे हम इन दोनों वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे पहले एक बात मैं बोलती हूँ कि दो संख्याओं का योग 8 है, ठीक है। कोई दो संख्या है, मुझे नहीं पता कौन सी दो संख्या, कोई दो संख्या है, उन दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका अंतर ठीक है 3 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपके पास दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं में दोनों संख्या का योग 8 है और उनका अंतर जो है वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे कि दो संख्याएं x और y है। तो पहले इसमें क्या संबंध है, इन दोनों का योग जो है वो 8 के बराबर है। तो x धन y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये एक समीकरण के रूप में मिल गया x धन y। इस समीकरण से ना तो x का मान ज्ञात किया जा सकता है और ना ही y का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि हम एक ही समीकरण से दो वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये एक समीकरण हो गया। तो अब हम दूसरा कंडीशन में जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, उनका अंतर 3 है। तो इन्हीं संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है, ये 3 है, ठीक है। अब हमारे पास एक और दो समीकरण है। इन दो समीकरणों को हम दिए गए विभिन्न विधियां, यहाँ पर हम 3 विधियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला विधि का नाम है आलेख विधि, ठीक है। दूसरा विधि का नाम है विलोपन विधि और तीसरा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रकार से हम इन 3 विधियों का प्रयोग करके, एक और होता है वज्र गुणनखंड विधि, लेकिन अब वो वज्र गुणनखंड विधि लेकिन अभी के डेट में वो पाठ से क्या हो गया है, अभी हट गया है। बाद में हम उसका यूज करना बताते हैं जब 11th 10th में जाते हैं। तो ये 4 विधियां होती हैं। इन चारों विधियों से आप इन दोनों इक्वेशनों को हल करके अपना जो ये x और y चर राशि है उसका मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि हमारे पास जो भी चर राशियां होंगी उसके लिए दो कंडीशन दिया हुआ रहेगा, है ना। अब एक बात और बता दूं, ये जो दो चर राशियां होती हैं, इन दो चर राशियों के रैखिक समीकरण को समझने के लिए इनका मानक रूप दिया होता है। वास्तव में इनका मानक रूप होता है a1x + b1y = c1। ये समीकरण 1 होता है और a2x + b2y = c2। ये समीकरण 2 होता है। मतलब इनके मानक रूप को हम, यानी जैसे ये समीकरण 1 है, ये इसका रूप है और ये समीकरण 2 है तो ये इसका रूप है। यहाँ पर जो मैं a1 a2 लिखी हूँ, ये समीकरण 1 में x का गुणांक होगा, 1 में y का गुणांक होगा और ये अचर पद का गुणांक कहलाएगा, ठीक है। ये इसी प्रकार से a2 समीकरण 2 का b2 समीकरण 2 में y के गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। इन गुणांकों में क्या होता है, इन गुणांकों को भी समझ लीजिए। इन गुणांकों का अनुपात, जैसे हम x के गुणांक को ले लिए तो x के गुणांकों का अनुपात निकाल लेते हैं। x के गुणांकों का अनुपात समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा a1/a2। इसी प्रकार y के गुणांकों का अनुपात निकाल लीजिए, तो y के गुणांकों का अनुपात क्या हो जाएगा, y के गुणांकों का अनुपात हो जाएगा b1/b2। उसके बाद अचर जो पद है, उस अचर पद के गुणांकों का अनुपात निकाल लीजिए, तो अचर पदों के गुणांकों का अनुपात c1 क्या आ जाएगा, c2। यानी कि इनका अनुपात निकालिए, गुणांक ना, गुणांकों का अनुपात। हमने x y z को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अब क्या होता है, इसमें एक कंडीशन है। इसमें पहला कंडीशन है कि अगर ये गुणांक आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है, मतलब इन गुणांकों का जो अनुपात है, ठीक
डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब इनके गुणांक बिल्कुल गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि समीकरण निकाय का या समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, जब हम ऐसा कहते हैं कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो इसको हल, अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। किसको? इन दोनों समीकरणों को। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने की क्या बताई हूँ मैं, कितनी विधियां हैं। वैसे तो आपके बुक में 1 2 3 विधियां हैं, ये विधि आप उच्च क्लासों में पढ़ेंगे। तो इसको ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। अगर समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो हम उस अद्वितीय हल को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जब समीकरण निकाय में ये कंडीशन आएगा तब आप x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज आप x और y का मान प्राप्त नहीं कर सकते। एक बात और है, जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा और हम उसको आलेख विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर जब हम आलेखन करेंगे तो आप निर्देशांक ज्यामिति में जब जाएंगे, उसको आप निर्देशांक ज्यामिति में जब दिए गए बिंदुओं को आप दर्शाओगे तो आप पाओगे कि ये जो पहला समीकरण है उसका एक रेखा ऐसे प्रदर्शित होगा और दूसरा समीकरण भी कहीं से भी प्रदर्शित हो सकता है। मान लो ऐसा हुआ तो ये दोनों जो रेखा होंगी वे एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर जरूर काटेंगी और वही बिंदु इस अद्वितीय हल कहलाएगा। या फिर हम उसको प्रतिस्थापन विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर इतना याद रखिए आप कि समीकरण निकाय का जब अद्वितीय हल होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है। प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है, किस में प्राप्त होती है? आलेख में प्राप्त होती है। आलेख में क्या प्राप्त होगा आपको? प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। ये पहला कंडीशन है। आइए दूसरे कंडीशन पे बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि गुणांक x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के तो बराबर होगा लेकिन अचर पदों के बराबर नहीं होंगे दोनों। मतलब x के गुणांक और y के गुणांक जो है वो आपस में बराबर हो जाए, अनुपातिक बराबर होंगे लेकिन अचर पद का गुणांक आपस में बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। और जब समीकरण निकाय का यहाँ पर कोई हल नहीं है तो x और y के मान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं इनको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। और जब हम x y के मान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आलेख में जब हम समीकरण 1 और 2 को प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर हमको 2 समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगी। समांतर रेखा प्राप्त होगी। सबको हल करेंगे, ठीक है, याद रखिए, बस इसको नोट भी करते जाएंगे और याद भी रखेंगे। क्या प्राप्त होगा? समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा, इस कंडीशन में क्या होगा, जब x के गुणांक और y के गुणांक का अनुपात चर राशियों के गुणांक के अनुपात के बराबर हो, मतलब तीनों अनुपातिक मान जो है वो आपस में क्या हो? बराबर हो, तो यहाँ पर समीकरण निकाय का क्या होगा? अनंतता अनेक हल होगा। बोलेंगे हम समीकरण निकाय का क्या होगा? अनेक हल होगा। और अगर समीकरण निकाय का अनेक हल होगा तो जब आप इसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो ग्राफ में एक रेखा ऐसे गुजरेगी और ठीक पहले समीकरण की रेखा गुजरेगी और दूसरे समीकरण की रेखा भी उसके ऊपर से ही गुजरेगी। आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि जो दोनों एक ही रेखा है लेकिन वो दोनों रेखाएं प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर जब एक रेखा दूसरे रेखा पर मतलब क्या कहा है? ओवरलैप हो जाता है तो उसको संपाती रेखा प्रदर्शित करना बोलते हैं। संपाती रेखा प्रदर्शित करेंगी, ओवरलैपिंग हो जाएंगी, एक दूसरे को क्या कर लेंगी? पूरी तरह से ढक लेंगी। तो इस प्रकार से जो हम समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण, उसका मानक रूप इस प्रकार से है और उनके गुणांकों की तुलना करने पर हमें 1, 2 और 3 कंडीशन प्राप्त होंगे। इन कंडीशनों के आधार पर हम रैखिक समीकरणों को क्या करते हैं? हल करते जाएंगे। चलिए इसका मैं एग्जांपल लूंगी तब आपको सब अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। आलेख विधि में भी मैं आपको बहुत अच्छे से सरलतम तरीके से बताऊंगी, आपको आलेख विधि भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगी आलेख विधि का, बस इसके लिए आप अपने पास, ठीक है, ग्राफ पेपर तैयार रखिएगा। आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये क्वेश्चन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और नीचे में है 3x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 12। ये एक क्वेश्चन है, ये में कहलाएगा हमारा समीकरण और ये कहलाएगा हमारा समीकरण 2। अभी हम क्या करेंगे? मानक रूप से तुलना कर लेंगे। मानक रूप से तुलना करने पर
आप मानक रूप से तुलना करने पर नहीं लिखते हैं तो x के गुणांक लिख लीजिए, x के गुणांक भी लिख सकते हैं। तो x के गुणांक क्या है, पहले समीकरण में हमेशा गुणांक a1 b1 c1 रहता है और दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 और c2। तो a1 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है x के सामने, तो इसका गुणांक क्या मानेंगे, a, ठीक है। और a2 क्या आ जाएगा, दूसरे समीकरण में x के सामने 3 है, ये इसका गुणांक आ जाएगा 3। फिर हम y के गुणांक को ले लेंगे, तो y के गुणांक क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, ये आ जाएगा b1, तो b1 y के सामने एक चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर जो गुणांक होगा वो माइनस में होगा, ये आ जाएगा -1। और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा -2। यहाँ पर चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है आपको। और अचर पद को ले लेंगे, तो अचर पद के गुणांक क्या हो जाएंगे, इसको ले लेंगे c1 = -1 एंड c2 = 12। अब संख्याओं को अनुपातिक बराबर रखकर देखिए, पहला बराबर आ जाएगा 1/3, दूसरा हो जाएगा ऋण 1/2 और तीसरा आ जाएगा ऋण 1/12। आप इसको देखिए 1/3 यानी 1/3 डज नॉट इक्वल टू -1/2, तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू का निशान आ जाएगा। फिर यहाँ पर -1/12 है ना, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, तो ये लोग आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है। ये किस कंडीशन में होता है, जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, तो लिखेंगे अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब उस समीकरण निकाय का अगर अद्वितीय हल है तो 3 विधियां बताई हूं आपको समीकरण निकाय का अद्वितीय हल ज्ञात करने की। तो मैं आप लोगों को पहला विधि सिखाती हूं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, अब प्रतिस्थापन विधि से आप क्या करेंगे, समीकरणों को हल करेंगे। तो जब आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आप सरल समीकरण को चुनिए। आपके पास 2 समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। सरल समीकरण से मतलब होता है जिसमें x के गुणांक ना हो या y के गुणांक ना हो। तो पहले समीकरण में x और y दोनों के गुणांक यानी ना हो का मतलब 1 हो, है ना। तो छोटा सा गुणांक वाले मान को चुन लिए, x - y = -1 है। ये y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x = y - 1 हो जाएगा, y प्लस में और ये 1 माइनस में। ये एक इक्वेशन बन गया, दूसरा समीकरण, मतलब इस समीकरण 1 का रूप बदल गया। इसको चाहो तो समीकरण 3 भी नाम दे सकते हो। अब हम समीकरण 2 में जाएंगे। हमारा समीकरण 2 क्या है, 3x - 2y है = 12 है। 3x ऋण 2y = 12 है। अब ये x की जगह पे आपको क्या रखना है, y - 1 रखना है। तो 3y - 1 - 2y = क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप इसको कर लेंगे 3y - 3, ये अंदर चला गया तो, और -2y = कितना आ गया, 12, ठीक है। ये -3 इधर चला जाएगा और ये दोनों क्या है, समान चर राशियां वाले पद है, एक में माइनस है एक में प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 में से 2 गया तो आ जाएगा y, और इधर हो जाएगा 12 + 3, 12 धन 3 है ना। तो 12 + 3 देन y = कितना आ जाएगा, 15। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू के बाद x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से, जो मैंने कहा चाहे तो कोई इक्वेशन थर्ड नाम ले सकते हैं। इसमें आप y की जगह 15 रख दीजिए तो 15 - 1 तो कितना आ जाएगा, 15 - 1 = 14। ये देखिए यहाँ पर आपको x और y के दो चर राशियां है ना, x की वैल्यू मिल गई 14 एंड y की वैल्यू कितनी मिल गई, 15। 2 चर राशियां थी x और y। समीकरण निकाय में x और y 2 चर राशियां थी। इन समीकरण निकाय में x और y का मान ज्ञात करना था। तो x y का मान कब ज्ञात होगा, जब समीकरण निकाय का द्वितीय हल हो। देखो अद्वितीय हल था तो हमने कौन सा विधि का यूज किया, प्रतिस्थापन विधि, और उसके बाद हमने क्या किया, x और y के मान को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से हम आलेख विधि, विलोपन विधि का प्रयोग करके भी मान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं वो आपको क्वेश्चन आते जाएंगे और आपको समझाती जाऊंगी। आज हमारा कॉन्सेंट्रेट किस पर है कि हम देखें कि समीकरण निकाय का कैसा हल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे आते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ये है हमारे पास x - 2y = 5 एंड 2x - 4y =
6। ये दो चीजें हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, समीकरण 2 है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। ठीक है, आइए दोनों समीकरणों में सबसे पहले हम x के गुणांक देख लेते हैं। क्या है x के गुणांक, क्या क्या है? तो x के गुणांक में पहले समीकरण में a1 इज इक्वल टू कुछ नहीं है मतलब 1 एंड a2 इज इक्वल टू कितना है ये 2। उसके बाद y के गुणांकों को देखिए, y के गुणांक में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा b1, माइनस है तो जरूर लिखना है -2 और b2 के गुणांक हो जाएंगे -4। अचर पद हम ले लेंगे, अचर राशि हो जाएगा c1 इज इक्वल टू 5 एंड c2 इज इक्वल टू 6। अब इनको अनुपातिक बराबर लिखिए, ये आ जाएगा 1/2 1/2 और इधर हो गया ऋण 2/4 -2/-4, इधर आ जाएगा 5/6। ठीक है, अब ये देखिए 1/2 है, ये माइनस माइनस प्लस होगा। अगर मैं 2 और 1 को डिवाइड कर दूं मतलब 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 दूनी 4, कट रहे हैं दोनों, है ना? तो ये दोनों कट रहे हैं मतलब ये हो गया 1/2 और ये दोनों भी कट गए तो 1/2 आ जाएगा और 5/6 यानी 5/6 तो आपस में कट नहीं सकते, तो ये डज नॉट इक्वल टू है और ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल टू आ जाएंगे। ये देखिए ये दोनों इक्वल आ गए। ये कौन सा कंडीशन आ गया, ये कौन है, ये a1 a2 है और डस b1 क्या है b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस कंडीशन के लिए है, ये तब होता है जब समीकरण निकाय का क्या हो, कोई हल नहीं है। अतः क्या कहेंगे, समीकरण का, है ना, कोई हल नहीं है। ये तो मैंने आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग बता दिया, इसको हल करके भी देख लीजिए कैसे करेंगे। आइए इसको हल करने की पुनः मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि पे ले चलती हूँ। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और देखते हैं कि कोई हल नहीं है, क्या अर्थ क्या हुआ, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ये -2y को इधर कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 5 + 2y। अब इस x के वैल्यू को आप समीकरण 2 में रखेंगे, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x की जगह पे आपको क्या रखना है, 5 + 2y -4y इज इक्वल टू 6। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 4y, अंदर मल्टीप्लाई हो गया -4y इज इक्वल टू 6। अब देखिए -4y + y कैंसिल हो गया, इधर 10 इज इक्वल टू 6 आ गया। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर तो चर पद ही गायब हो गए। अब यहाँ पर ना y है ना x है, तो 10 और 6 किसका मान है, और 10 कभी 6 के बराबर हो ही नहीं सकता, नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसी को कहते हैं कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो ये वाला वैल्यू सेटिस्फाइड भी हो गया। आप हल करके भी देख लिए, है ना। आपको हल करके आपको बताना है तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि कोई हल नहीं है, या आप हल करके भी बता सकते हैं कि कोई हल नहीं है। वैसे आपके जो प्रश्नावली है उसमें दोनों चीजें पूछी गई हैं। इस प्रश्नावली में किसी विधि से हल करके भी बता सकते हैं, या आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों विधि से आप बता सकते हैं कि समीकरण निकाय का हल है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। x + 2y इज इक्वल टू 8, ओके, एंड 2x + 4y इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए x के गुणांक को देख लीजिए क्या क्या है। तो x के गुणांक में देखिए आप a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, और a2 इज इक्वल टू नीचे से देख लेंगे 2। फिर y के गुणांक देख लीजिए क्या क्या है, गुणांक दैट मीन्स कोफिशिएंट है ना, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलेंगे। b1 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू 4, राइट। अब अचर पद कांस्टेंट वैल्यू का देख लेते हैं। ये c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू 16। अब इसको अनुपातिक रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 1/2 हो गया, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 8/16। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 1 2 2 2 4, 8 1 8, 8 2 16। सभी वैल्यू आपस में कट हो रहे हैं। हाँ, ये आ जाएगा 1/2
1/2। देखिए सारे के सारे वैल्यू बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का मैंने बताया था। इस प्रकार के कंडीशन कब होते हैं, जब समीकरण निकाय का क्या हो, अनंततः अनेक हल, या सिर्फ आप लिख सकते हैं समीकरण निकाय का अनेक हल है। समीकरण का क्या है यहाँ पर, समीकरण का अनेक हल है। ठीक है, समझ में आया। ये फाइंड कर सकते हैं हम, यहीं पर फाइंड कर लिए यहाँ तक, समीकरण का अनेक हल हो, या तो समीकरण निकाय का कोई हल ना हो या अनेक हल हो, तो हम उसको हल ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण देकर आपको कोई हल नहीं है तो बताया, इसको भी चलिए करके देख लेते हैं। आपके पास पहला समीकरण है, आप वही प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, समीकरण है x + 2y इज इक्वल टू 8। 2y को ट्रांसफर कीजिए, x इज इक्वल टू 8 - 2y। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 पर चलते हैं और x की जगह पे आप लिख लेंगे 8 - 2y। ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 16। चलिए अंदर करिए, ये क्या हो जाएगा 16, 8 2 सा माइनस 2 2 सा 4y प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 16। ये 4y कैंसिल, 16 इज इक्वल टू 16 आ गया। ये तो सही है कि 16 इज इक्वल टू 16, बट यहाँ पर वेरिएबल यानी चर राशि y और x और y नहीं है, है ना, है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम समीकरण निकाय में x और y की यहाँ पर वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने देखा कि समीकरण निकाय जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, दो चर राशियां होंगे x और y, जिनका वैल्यू हमको प्राप्त करना होगा, उसके लिए आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। उन दोनों समीकरण में x के गुणांक और y के गुणांक और चर पद रहेंगे, अचर पद रहेगा। उसके गुणांकों की तुलना करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनंततः अनेक हल है। जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तभी उसको हल किया जा सकता है, अदर उसको हल नहीं कर सकते, है ना। तो समीकरण निकाय का अद्वितीय जब हल हुआ तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तीन विधियों से, आलेख विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहले आज क्लास में प्रतिस्थापन विधि को बताया है। जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी विलोपन विधि। अगर समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो उस अद्वितीय हल को कैसे प्राप्त करेंगे और किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है बच्चों, ओके।